हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के डेली करंट अफेयर में हम 22 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, मजा आएगा आपको। पीडीएफ और डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट आप ले लीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर। ओके, वहां पर चेकआउट कीजिए आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ भी मिल जाएगी और मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। यह दिवस किस वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता है, पहली चीज तो यह कि नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को। यह मनाया जाता है इंडिया के बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन की जयंती पर, जिनका नाम है श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन तमिलनाडु से आते हैं, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं। केवल 32 ईयर ही ये जिए हैं, 32 साल ये जिए हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरे वर्ल्ड में ये बहुत ही फेमस है। आपको पता है, इनके जीवन को जब आप पढ़ेंगे ना, एक मूवी आई थी, उससे आप देख लीजिएगा, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, है ना। तो वो श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर ही आधारित बुक है। देव पटेल ने श्रीनिवास रामानुजन का कैरेक्टर प्ले किया। वो मूवी देखिएगा, बहुत ही शानदार है ना। आपको पता चलेगा, आपको मतलब प्राउड फील होगा कि ऐसे मैथमेटिशियन इंडिया में रहे हैं। ओके, कम टू द पॉइंट। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ठीक है। भारत के पीएम रहे थे कभी मनमोहन सिंह, 2004 से 2014 तक। इनके द्वारा 26 दिसंबर 2011 को इसे अनाउंस किया गया था और पहली बार 2012 में यह मनाया गया। और 2012 को ही मनमोहन सिंह जी के द्वारा नेशनल मैथमेटिक्स ईयर भी घोषित किया गया था 2012 को। और तब से नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जा रहा है 22 दिसंबर को। कहां से आते हैं श्रीनिवास रामानुजन? ये आते हैं तमिलनाडु से, इंडियन मैथमेटिशियन। ओके, 1918 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के द्वारा इनको फेलोशिप दी गई थी। आगे चलकर अगर इनका जन्म देखते हैं हम, तो इनका जन्म 1887 में हुआ था 22 दिसंबर को। तो ये 22 दिसंबर की डेट है नेशनल मैथमेटिक्स डे की। और इनका निधन हुआ था 26 अप्रैल 1920 में, केवल 32 साल की उम्र में। आपको पता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, इनमें काफी सारे फॉर्मूले इनके द्वारा दिए गए हैं। मतलब आप इनका जीवन पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि एक डिवाइन पावर की तरह इनका जीवन चला। ओके, तो काफी सारी चीजें मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनका काफी बड़ा योगदान है। याद रखिएगा इनका नाम। और इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे 22 दिसंबर। काफी अवार्ड भी इनके नाम पर दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रामानुजन फेलोशिप दी जाती है भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। आईसीटीपी रामानुजन प्राइज दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के द्वारा। और श्रीनिवास रामानुजन मेडल दिया जाता है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा। और दक्षिण भारत की काफी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इनके नाम पर अवार्ड देती है। एक शस्त्र रामानुजन अवार्ड भी दक्षिण भारत में तमिलनाडु की एक यूनिवर्सिटी देती है, इंटरनेशनल मैथमेटिशियन को दिया जाता है। तो ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे। आपको पता है 2025 में जो शस्त्र रामानुजन अवार्ड है वो अलेक्जेंडर स्मिथ को दिया गया, यूएसए के एक मैथमेटिशियन। तो ये हमने कुछ 1-2-4 महीने पहले डिस्कस किया होगा, तो मैंने आपको बता दिया। 2025 में कुल कितने पीएम्स योगा अवार्ड दिए गए हैं? पीएम्स योगा अवार्ड 2025 में टोटल दिए गए हैं 9। नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि योगा के क्षेत्र में दिए जाने वाले नेशनल अवार्ड है। अब 2025 में जो अवार्ड दिए गए, वो तो एक तो 2025 के साल के लिए दिए गए हैं और एक 2021 के लिए भी अनाउंस किए गए। मतलब दोनों साल के एक साथ ही अवार्ड दे दिए, 2021 और 2025 के लिए। अब आप बोलेंगे सर देते कब है? तो देखिए, ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। 2017 में शुरू किए गए थे पीएम्स योगा अवार्ड। 2017 में शुरू किए गए, हर साल दिए जाने थे, लेकिन 17, 18 और 19 में दिए गए। उसके बाद ये काफी समय तक नहीं दिए गए। अब 2025 में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं 2021 और 2025 के लिए। अब इस बार 9 अवार्ड दिए गए हैं। अभी सेकेंड ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन किया गया था नई दिल्ली में।
यहीं पर पीएमसी योगा अवार्ड अनाउंस किए गए। 9 जो अवार्ड दिए गए उनमें से इंडिविजुअल कैटेगरी मतलब किसी व्यक्ति को 5 अवार्ड दिए गए, और जब ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है तो 4 ऑर्गेनाइजेशन को पीएमसी योगा अवार्ड दिए गए। अब एक एक व्यक्ति और ऑर्गेनाइजेशन का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, तो आप ये याद कर लीजिए कि कितने दिए गए, तो 9 पीएमसी योगा अवार्ड, कितने, 9। अच्छा, एक बार नजर डाल लें कि कौन कौन से व्यक्ति को मिले, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिले। एक बार हम रीड कर लेते हैं इसको रफली। अमीरा अहमद फाहमी इब्राहिम, ये इजिप्ट से आती। फिर प्रोफेसर जियो लियोंग ली, साउथ कोरिया से हैं। योगाचार्य जेड्रांको मिकलेक, ये क्रोएशिया से आते हैं। डॉक्टर करन मस्चियन, ये यूएसए के हैं। और मार्कस रॉड्रिग्स, ये आते हैं ब्राजील से। तो ये 5 हो गए व्यक्ति, नाम याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछे जाएंगे। और 4 ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑस्ट्रेलिया का है वासुदेव क्रिया योगा, यूके का है द ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा, और नेशनल इंडिविजुअल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है भिक्खु संघ सेना, इसका नाम है। और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में दिया गया है द डिवाइन लाइफ सोसाइटी। तो 4 हो गई ऑर्गेनाइजेशन, 5 हो गए व्यक्ति, टोटल अवार्ड हो गए 9। 2019 के बाद ये अब दिए जा रहे हैं, हालांकि शुरुआत कब की गई थी, 2017 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिए जाते हैं। एक ट्रॉफी दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 25 लाख रुपए की प्राइज मनी दी जाती है। अब जिस कॉन्फ्रेंस में ये अवार्ड दिए गए, उस कॉन्फ्रेंस पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। एक इंटरनेशनल समिट है, WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। कल हमने इसकी बात की थी वैसे, है ना। ट्रेडिशनल मेडिसिन पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस से 17 से लेकर 19 दिसंबर तक आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। 2023 में पहली समिट, इस कॉन्फ्रेंस की पहली समिट हुई थी गुजरात के गांधीनगर में। आगे चलिए। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ एग्रीकल्चर वर्क प्लान 2025 से 2027 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एक एग्रीकल्चर वर्क प्लान है 2025 से 2027, 3 साल के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, और यह समझौता हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। एग्रीकल्चर में रिसर्च को बढ़ावा देना इस वर्क प्लान का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया और अर्जेंटीना ने अभी यह समझौता किया है। तो इंडिया की इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और अर्जेंटीना की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, इन 2 संस्थाओं के बीच में समझौता हुआ। उद्देश्य नाम से समझ में आएगा कि भाई एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ाएंगे। एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजी से दोनों देशों के पास, उसको एक्सचेंज किया जाएगा, जो नॉलेज है उसको एक्सचेंज किया जाएगा। तो इस बिहाफ पर यह एग्रीमेंट किया गया है। अच्छा देखिए, समझौते के तहत किया क्या क्या जाएगा, शॉर्ट में समझिए। तो इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में जो समझौता हुआ, पहली चीज एग्रीकल्चर रिसर्च, है ना। दोनों देशों में जो हमारे साइंटिस्ट विजिट करेंगे और आपस में एग्रीकल्चर रिसर्च को शेयर करेंगे। सेकेंड, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। एग्रीकल्चर में जो भी दोनों देशों के पास टेक्नोलॉजी है, दोनों देश एक दूसरे से शेयर करेंगे। फार्मर ट्रेनिंग। अर्जेंटीना के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है वो इंडिया आएंगे, इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट अर्जेंटीना जाएंगे, और इस तरीके से जो फार्मर है उनको दोनों देशों में ट्रेन किया जाएगा। साइंटिस्ट स्टडी विजिट, एक दूसरे के साइंटिस्ट आएंगे। और जेनरिक मटेरियल शेयरिंग, जो भी ऐसी जेनरिक सीड्स है, क्रॉप्स है, उनको शेयर किया जाएगा आपस में, ताकि टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज किया जा सके, उन्नत किस्म के बीजों को एक्सचेंज किया जा सके, और इस तरीके से फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए यह वर्क प्लान 2025 से 27 तक समझौता हुआ है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। इंडिया को भी फायदे सेम और अर्जेंटीना को भी फायदे हैं। यहां पर हम बात करते हैं ICAR की, जो संस्था है जिनके बीच में समझौता हुआ है। तो इंडिया की है ICAR, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, जो कि भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी, और हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में। प्रेसिडेंट, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं ना, वो ICAR के प्रेसिडेंट होते हैं। तो वर्तमान में हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो ये होगा इसके अध्यक्ष, और डायरेक्टर हैं मांगी लाल जाट वर्तमान में।
ये दूसरी संस्था है जिसके साथ समझौता हुआ, तो ये है अर्जेंटीना की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। अर्जेंटीना का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। 1956 में इसकी स्थापना की गई थी अर्जेंटीना में, ठीक है। हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लेना देना है ICAR। तो ये दो संस्थाएं हैं जिनके बीच में समझौता हुआ है। डन, इंपॉर्टेंट था, याद रखना। आप सभी के लिए ईयर एंड ऑफर शुरू हो चुका है, न्यू ईयर के लिए, क्रिसमस के लिए। तो आपके लिए मेगा सेल शुरू हो गई है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर, जहां पर सभी कोर्सेस अप टू 70% ऑफ तक आपको देखने को मिल जाएंगे। सबसे लोएस्ट प्राइस है अभी आपके लिए, ओके। तो आप चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन दोनों को ही। यहां पर सारे कोर्सेस आपके लिए अभी काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉज करके आप इनको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि सभी कोर्सेस अभी आपके लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है। तो चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, ओके, और फायदा उठाइए सेल का। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर। काफी सारी PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर का OSS मिल जाएगा, 100 आवर GS मिल जाएगा। तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, आपके एग्जाम में आपको काफी मदद करेगा। और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए भी आपको काफी सारी एग्जाम के लिए टेस्ट और MCQs की क्विज भी मिल जाएगी एप्लीकेशन पर। तो चेकआउट कीजिए, सारे कोर्सेस अभी आपको बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में मिल जाएंगे। आगे बढ़ें। पाल्पू पुष्पंगदन का दिसंबर में निधन हो गया। पाल्पू पुष्पंगदन किस क्षेत्र से संबंधित थे? थोड़ा नाम पढ़ लीजिएगा, ये पुष्पंगदन इनका नाम है, ठीक है, पाल्पू पुष्पंगदन। तो हाल ही में दिसंबर में इनका निधन हो गया है। ये बहुत ही फेमस वनस्पति वैज्ञानिक है। आंसर ए हो जाएगा। देखिए, इंडियन बॉटनिस्ट हैं, बहुत ही फेमस। अभी इनका निधन हुआ है 81 ईयर की एज में। आते कहां से हैं? तो ये आते हैं भारत के केरला स्टेट से। वैसे इनकी उपलब्धियां काफी सारी है ना, बॉटनी के क्षेत्र में। तो ट्रॉपिकल बॉटनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर के रूप में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने एक चीज को डेवलप किया था, एक ड्रग था, जीवानी ड्रग। इनके डेवलपमेंट का श्रेय दिया जाता है पाल्पू को। आपको पता है केरला में एक कम्युनिटी, एक जनजाति निवास करती है, ट्राइब, जिनका नाम है कानी ट्राइब। एक्चुअल में इन्हीं के पास जीवानी ड्रग का फॉर्मूला था। तो इनके पास जो नॉलेज था ना, इसको मिलाकर एक ड्रग बनाया, जीवानी ड्रग नाम का। इसे डेवलप करने का श्रेय दिया जाता है पाल्पू को। तो हाल ही में इनका निधन हो गया 81 ईयर की एज में। इनका जो योगदान है बॉटनी में, उसके लिए इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वैसे नेशनल लेवल का सबसे बड़ा अवार्ड इनके पास पद्मश्री था। अदर काफी सारे अवार्ड इनके पास, जैसे यूनाइटेड नेशन इक्वेटर इनिशिएटिव प्राइज भी इनको दिया जा चुका है यूनाइटेड नेशन का। और अदर ऑर्गेनाइजेशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर काफी सारे अवार्ड इन्होंने जीते हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया 81 ईयर की एज में। कहां से हैं? केरला। और किससे संबंधित? आंसर ले लिया हमने, वनस्पति विज्ञान से संबंधित। आगे बढ़ें। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनेगी? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर यह बनने वाली है माइकेला बेंटहाउस। माइकेला बेंटहाउस, ठीक है ना। यहां पर इनकी इमेज देखिए आप। तो माइकेला बेंटहाउस स्पेस में जाने वाली दुनिया की पहली व्हील चेयर यूजर बनेगी। ब्लू ओरिजन एक कंपनी है जो कि स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में काम करती है। ब्लू ओरिजन तो USA की कंपनी है। इसके द्वारा एक न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन को लॉन्च किया गया है ना। एक नया मिशन है NS-37 मिशन। इसके तहत ये स्पेस में भेजी गई है। 20 तारीख को लॉन्च किया जा चुका है। अब देखिए, जो मिशन है NS-37 मिशन प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजन का स्पेस मिशन है। इसके तहत क्या जाएगा कि पृथ्वी के धरातल से 100 किलोमीटर की ऊपर हाइट पर, जहां पर जिसे कहा जाता है कार्बन लाइन, है ना, कार्बन लाइन, जहां से आउटर जो स्पेस है ना वो शुरू होता है। तो हमारी जो वायुमंडल है और आउटर स्पेस, इनके बीच की जो कंडीशन है, जो रेंज है, वो कार्बन लाइन कहलाती है। तो 100 किलोमीटर की हाइट पर कार्बन लाइन तक भेजा जाएगा 6 क्रू मेंबर को। 11 मिनट तक ये वहां पर रहेंगे। ब्लू ओरिजन का ये प्रोजेक्ट है NS-37 मिशन। और इसमें एक व्हील चेयर यूजर भी है जिनको भेजा जा रहा है अंतरिक्ष में। आंसर ले लिया हमने, ठीक है। माइकेला बेंटहाउस इनका नाम है। अब देखिए,
20 दिसंबर को ये लॉन्च किया जा चुका है। न्यू शेपर्ड लॉन्च रॉकेट का नाम है, इसलिए इसका पूरा नाम है न्यू शेपर्ड NS-37 मिशन। ठीक है, क्रू मेंबर कितने भेजे गए? 6 मेंबर यहां पर भेजे गए हैं। अब बात आती है कार्बन लाइन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा वायुमंडल और आउटर स्पेस, इसके बीच की सीमा है। जैसे अगर आप यहां पर शायद मैप को नहीं देख पाएंगे, छोटा है, एक थर्मोस्फियर्स जो कि बाहरी आउटर जो हमारा स्पेस है वो है थर्मोस्फियर्स, और एक है मेसोस्फियर्स जो कि हमारा इनर वायुमंडल देखने को मिलता है। और उसके बीच की ये जो लाइन है ये कहलाती है कार्बन लाइन। तो यहां पर इनको भेजा जाएगा और ये क्रू 100 किलोमीटर की हाइट पर रुकेगा। कितने मिनट? 11 मिनट तक। डन, समझ में आया? अगर हम इनकी बात करें जो कि अंतरिक्ष में हम भेज रहे हैं, जिनको व्हील चेयर यूजर, तो ये जर्मन एरोस्पेस है। मतलब जर्मनी की रहने वाली महिला है। अब इनको एस्ट्रोनॉट भी पूरी तरीके से नहीं बोला जा सकता। तो जर्मनी की रहने वाली है। 2016 में कई सारे रिसर्च सेंटर में ये काम कर चुकी है, लेकिन कुछ समय बाद इनका एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण 2018 के बाद ये व्हील चेयर पर थी। तो व्हील चेयर पर इन्होंने फिर आगे चलकर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और 2024 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी को इन्होंने ज्वाइन किया और अब ये भेजी जा रही है स्पेस में। ब्लू ओरिजन प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है, स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। स्थापना इसकी की गई थी सन 2000 में। जेफ बेजोस है ना, इसके फाउंडर है, और यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में ब्लू ओरिजन का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। 2025 फीफा अरब कप का खिताब किसने जीता है? फीफा इस कप का आयोजन करवाता है, फीफा अरब कप 4 साल में एक बार होने वाला एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। अभी 2025 में इसका आयोजन किया गया कतर में। कहां किया गया? कतर में। ओके, कतर में आयोजन किया गया और इसका खिताब जीता है कतर में मोरक्को ने। मोरक्को ने जॉर्डन को हराया फाइनल में और जॉर्डन को हराकर मोरक्को विनर रहा 2025 का फीफा अरब कप। विनर कौन? यहां पर आंसर हो जाएगा आंसर सी। फीफा इंटरनेशनल फुटबॉल के लिए जो संस्था है वही इसका आयोजन करवाती है। 4 साल में एक बार होता है। 2025 में 1 से लेकर 18 दिसंबर तक कतर में इसका आयोजन किया गया। विनर मोरक्को, रनर अप जॉर्डन। होस्ट कतर ने किया, 16 टीमों ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। मोरक्को का यह दूसरा टाइटल है फीफा अरब कप का। ठीक है, थर्ड प्लेस पर सऊदी अरब और यूएई संयुक्त रूप से रहे हैं। रनर अप जॉर्डन था। हर 4 साल में आयोजन, इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है। फीफा आयोजन करवाता है। पहली बार शुरुआत की गई थी 1963 में और 16 टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करती है। फीफा वैसे आपको पता है पूरे वर्ल्ड में फुटबॉल खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। इंटरनेशनल फुटबॉल गेम्स फीफा आयोजित करवाती है। हमने इसकी बात की है पहले काफी बार। 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी। डेट याद रखिएगा। ओके, स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो प्रेसिडेंट है फीफा के। एसएसबी ने अपना 62 स्थापना दिवस मनाया है। एसएसबी की स्थापना कब की गई थी? आंसर ले लें पहले, फिर बात करते हैं। एसएसबी की स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 में। तो 20 दिसंबर को एसएसबी ने अपना 62वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। एसएसबी 1962 में इंडो चाइना वॉर के बाद एसएसबी की स्थापना की गई थी, सशस्त्र सीमा बल, है ना। तो सशस्त्र सीमा बल 20 दिसंबर 1963 को स्थापित एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। 1962 में जब इंडो चाइना युद्ध हुआ तो पूर्वोत्तर भारत की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। तब पूर्वोत्तर भारत की सिक्योरिटी के लिए स्पेशली नेपाल और भूटान की बाउंड्री पर सुरक्षा के लिए एक संस्था बनाई जाती है 1963 में और यह बनती है सशस्त्र सीमा बल। 20 दिसंबर 1963 को स्थापना। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह कार्य करती है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। संजय सिंघल जो कि आईपीएस हैं, डायरेक्टर जनरल हैं एसएसबी के। आपको पता है जब एसएसबी की स्थापना हुई थी ना, तो शुरुआत में ये रॉ के एक फेवर की संस्था के रूप में काम करती थी। रॉ के लिए काम करने वाली संस्था थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये सपोर्ट देती थी कि पूर्वोत्तर की कंडीशन कैसी है, कैसी कंट्रोल किया जा सकता है, तो ये इंफॉर्मेशन देने का काम करती थी। आगे चलकर 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को ट्रांसफर कर दी गई और नाम कर दिया गया सशस्त्र सीमा बल, और नेपाल और भूटान की बाउंड्री की जो रक्षा है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई एसएसबी को। ठीक है,
भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वेक्षण कहां लॉन्च किया जाएगा? भूमि स्वामित्व विवादों को सुलझाने के लिए आबादी देह सर्वे, इसे लॉन्च किया जा रहा है नई दिल्ली में या दिल्ली में। देखिए क्या होता है, पहले ये समझेंगे कि भूमि देह सर्वेक्षण क्या है। तो देखिए यहां पर, या आबादी देह सर्वेक्षण क्या है, तो यहां पर आबादी का मतलब तो समझ में आ गया, जनसंख्या है ना, पॉपुलेशन। और यहां पर देह का मतलब है विलेज, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो। ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है कि काफी भूमियां ऐसी है जहां पर ग्रामीण लोग रहते हैं, घर बनाकर स्कूल बनाते, अस्पताल बनाते, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर रह रहे हैं। आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हम थोड़ा सा ही बैकवर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं। तो ऐसे लोगों को उनके भूमि का हक देने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने आबादी देह सर्वे शुरू किया है। ड्रोन से ये पूरा सर्वे किया जाएगा, जगह की मैपिंग की जाएगी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में, ताकि जो विलेज के लोग हैं उनके उनकी भूमि का मालिकाना हक दिया जा सके। नॉर्मली क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड को इसमें काउंट किया जा रहा है। एग्रीकल्चर लैंड के अलावा ऐसी लैंड जहां पर गांव में घर बने होते हैं, स्कूल, चौराहे, है ना, तो इन लैंड को यहां पर, जैसे घर, गलिया, चौपाल, इनको यहां पर देखा जा रहा है, इनको एनालिसिस किया जा रहा है, इनकी पूरी मैपिंग की जा रही है। तो आबादी देह सर्वे है जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। समझ में आ गया उद्देश्य क्या है? काफी लोगों के पास ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड की ऑनरशिप नहीं है, तो उनको वो ऑनरशिप दी जा सके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लैंड डिस्प्यूट काफी देखने को मिलता है। बैंक से लोन नहीं मिलता ऐसी भूमि पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका अधिकार दिया जा सके। उसके लिए ये जो सर्वेक्षण है ना, एक स्कीम के तहत किया जा रहा है, स्वामित्व स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है, और नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल के दिन ही 2020 में इसे लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि जो विलेजर्स के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टी की उनकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ऑनरशिप उनको मिल पाए। तो गांव गांव में सर्वेक्षण किया जा रहा है स्वामित्व स्कीम के तहत, और इसी के तहत सर्वेक्षण, आबादी देह सर्वेक्षण नई दिल्ली में करवाया जा रहा है। 2025 टर्नर प्राइज किसने जीता है? 2025 का टर्नर प्राइज जीता है ननैना कालू ने। टर्नर प्राइज, ओके। देखिए ये जो प्राइज है ना, ब्रिटेन में दिया जाता है आर्टिस्ट को, है ना, तो आर्टिस्ट को दिया जाता है, ब्रिटेन में दिया जाने वाला अवार्ड है। तो ननैना कालू 2025 टर्नर प्राइज से सम्मानित किया गया है। आर्ट अवार्ड है, आर्टिस्ट को दिया जाता है। एक इंग्लिश पेंटर रहे हैं JMW टर्नर, इनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया। तो अगर हम ननैना कालू की बात करें तो मूर्ति कला और ड्राइंग के लिए काफी जाने जाती है, तो इसी के लिए इनको यह अवार्ड दिया गया। 2024 में जसलीन कौर को दिया गया था, यह स्कॉटलैंड की थी, और अब ननैना कालू को दिया गया। देखिए अवार्ड की बात कर लेते हैं कि अवार्ड कहां का है। अगर चलो ननैना कालू की बात कर लेते हैं, तो ननैना कालू आती है यूके के स्कॉटलैंड की रहने वाली है। अवार्ड ब्रिटिश आर्टिस्ट को ही दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन के जो एरियाज हैं, जो देश आते हैं, उनमें कोई निवास करता हो। तो अगर हम ननैना कालू की बात करते हैं तो ये यूके के स्कॉटलैंड की रहने वाली, और मूर्ति कला और ड्राइंग के लिए जानी जाती है। तो ब्रिटिश आर्टिस्ट ऐसा जो 50 साल से कम उम्र का है, उसे अवार्ड दिया जा सकता है, टर्नर प्राइज। ठीक है, कहां से? स्कॉटलैंड से। हर साल दिया जाता है, 1984 में शुरू किया गया था। यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि विनर को 50,000 पाउंड 25,000 पाउंड दिए जाते हैं, लेकिन जो शॉर्टलिस्ट होता है ना इस अवार्ड के लिए, उसे भी प्राइज दिया जाता है, उसे दिया जाता है 10,000 पाउंड, जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, और जो विनर हुआ वो 25,000 पाउंड। लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक किस देश के द्वारा लॉन्च की गई? एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है कि स्ट्राइक है ना, एयर स्ट्राइक की है अमेरिका ने, और ये स्ट्राइक की गई है किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया? तो यूएसए के द्वारा। ठीक है ना, सीरिया में यूएसए ने एक स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक। एक्चुअल में हुआ क्या कि सीरिया में ISIS का बहुत ज्यादा दबदबा है, जो कि एक आतंकवादी संगठन है। अभी हुआ यह था कि सीरिया में यूएसए की आर्मी का जो एक टुकड़ी थी ना, ग्रुप था, उस पर अटैक कर दिया था ISIS ने, जिसमें 2 सोल्जर अमेरिका के मारे गए थे। तो अमेरिका ने ऑपरेशन हॉकाई लॉन्च किया
स्ट्राइक की सीरिया में आईएसआईएस के जो ठिकाने हैं उन पर। तो 19 दिसंबर को स्ट्राइक की गई थी, यूएस एयर स्ट्राइक ऑपरेशन है। 70 से ज्यादा आईएसआईएस के ठिकानों पर अटैक किया अमेरिका ने, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और जो वेपन्स हैं उनको, वेपन साइट है उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। तो सेंट्रल एशिया में यूएस सीरियन आर्मी के ग्रुप पर हमला हुआ था कुछ दिन पहले, जिसमें 2 यूएस के सोल्जर और एक ट्रांसलेटर की मौत हो गई थी। इसी का बदला लिया है यूएसए ने आईएसआईएस से। तो सीरिया पर जो अटैक किया गया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन हॉकाई स्ट्राइक। यूएसए ने किस पर किया? सीरिया पर। ठीक है, सीरिया या फिर यूं कहे कि आईएसआईएस के ठिकानों पर, लेकिन किस देश में? सीरिया में। तो यहां पर 22 दिसंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यह है बरहम सलीह। प्रधानमंत्री मोदी को ओमान के द्वारा सर्वोच्च नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक कुल कितने इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हो चुके हैं? 29। झारखंड ने किस टीम को हराकर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 अपने नाम की? तो ये हरियाणा को हराकर जीती है। 2026 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किसे सौंपी गई? यह सौंपी गई है इंडिया को। अभ्यास एविया इंदिरा 2025 का आयोजन किन 2 देशों के बीच किया जा रहा है? इंडिया और रशिया के बीच में। 2025 हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट में किस कंपनी ने पहला स्थान प्राप्त किया? एनवीडिया ने, यूएसए की ही कंपनी है। आईएसआई मार्क की तरह आयुष मार्क को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। दिसंबर 2025 में भारत की पहली मिस इंडिया का निधन हो गया। भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? मेहर कॉस्टेलिनो। नासा का नया प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो ये नासा के नए प्रमुख बनाए गए हैं जॉरेड आइजैक मैन। चर्चित कुनार नदी किस देश में स्थित है? तो यह बहती है कहां पर? अफगानिस्तान। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे हो जाते हैं। आंसर ले लिए हमने। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। आइए, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2026 में इंडिया की रैंक है 23, है ना, 23वीं। 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत की रैंक क्या है? तो फर्स्ट रैंक है इंडिया की। 2025 एटीपी फाइनल्स के विनर कौन रहे? तो यह है जेनिक सिनर। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां स्थापित होगा? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? और किस वायु रक्षा प्रणाली को सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है? तीनों क्वेश्चन नोट कीजिए आराम से, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चेकआउट कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, दोनों पर ही आपके लिए ईयर एंड सेल शुरू हो गई है, तो ऑफर का फायदा उठाइए। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एप्लीकेशन की लिंक दे दी है। चलिए, कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।